दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों जो इसका ट्रांसलेशन का प्रोसेस है और जो अलग अलग तरह के ग्रामर के जो स्ट्रक्चर हैं आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ गुड लेसन। क्या मतलब हुआ? लेसन का मतलब होता है सबक। अ गुड लेसन मतलब कि एक अच्छा सबक। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। और दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं आपको कोई नया वर्ड बताता हूँ तो मैं वर्ड के साथ सिर्फ वर्ड की मीनिंग ही नहीं बताता, मैं आपको वहाँ पर ये भी बताता हूँ कि वो वर्ड एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है, तो आप उस इन्फॉर्मेशन को भी उसके साथ ही नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ buffalo grazed 4 hours in a field till her stomach was full। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनेट में है, और जब हम पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस स्टोरी के अंदर देखेंगे कि ज़्यादातर कई जगहों पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा और आपको कई सारी सेकंड फॉर्म सीखने को मिलेंगी। तो क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, आ बफलो एक भैंस, ग्रेज्ड दोस्तों ग्रेज का मतलब होता है चरना। जब पशु घास वगैरह चरते हैं उसे ग्रेज कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। ग्रेज्ड मतलब वो उसने चरा। 4 hours मतलब कई घंटों तक। इन आ फील्ड एक खेत में। टिल टिल मतलब तक। टिल हर स्टमक वॉज फुल मतलब जब तक उसका पेट नहीं भर गया। तो इस दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक भैंस थी, उसने कई घंटे तक एक खेत में चरा। टिल हर स्टमक वॉज फुल जब तक उसका पेट नहीं भर गया। देन फिर शी ड्रैंक वाटर फ्रॉम आ नियर बाय स्ट्रीम। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये ड्रिंक की सेकंड फॉर्म है। ड्रिंक ड्रिंक का मतलब होता है पीना, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? देन शी ड्रैंक वाटर फिर उसने पानी पिया। फ्रॉम फ्रॉम मतलब से। फ्रॉम आ नियर बाय स्ट्रीम। नियर बाय का मतलब होता है पास की या फिर नज़दीकी, और दोस्तों स्ट्रीम का मतलब होता है जलधारा, कोई झरना पानी का, कोई या कह सकते हैं कोई किसी भी तरह की नहर नाला, उसे स्ट्रीम कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देन फिर शी ड्रैंक वाटर फ्रॉम आ नियर बाय स्ट्रीम फिर उसने पानी पिया कहाँ से? फ्रॉम ए नियर बाय स्ट्रीम एक पास के जलधारा से। चलिए आगे देखिए। नाउ अब शी स्टार्टेड फीलिंग लेज़ी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर जो वाक्य का जो अंत है, जो वाक्य की जो टेल है, उस पर लगा लगी लगे तरह का शब्द आएगा, तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप कोई वाक्य बनाते हैं, वह दौड़ने लगा, तो इसमें लास्ट का जो हमारा शब्द है वो है लगा, वह दौड़ने लगा। तो आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है ही स्टार्टेड, और उसके बाद स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? ही स्टार्टेड रनिंग मतलब वह दौड़ने लगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर जो वाक्य का जो लास्ट वर्ड है, जो उसकी टेल पर लगा लगी लगे तरह का शब्द आए, तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर यूज़ करना है और आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। आपको स्टार्टेड के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? नाउ अब शी स्टार्टेड फीलिंग लेज़ी मतलब अब उसे आलस आने लगा, ये कह सकते हैं अब उसे आलस महसूस होने लगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं अब उसे आलस आने लगा। और दोस्तों लेज़ी का मतलब होता है आलसी, और ये एक एडजेक्टिव है। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए शी वेंट एंड सैट डाउन अंडर आ शेडी
ट्री, क्या मतलब हुआ? सो इसलिए शी वेंट, वह गई, एंड सेट डाउन। और दोस्तों ये जो वेंट है ये भी गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, जिसका मतलब होता है जाना, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सो इसलिए शी वेंट, वह गई, एंड सेट डाउन, और ये सिट डाउन की नीचे सेकंड फॉर्म है सेट डाउन, और वो नीचे बैठ गई। अंडर, अंडर मतलब नीचे। आ शेडी, दोस्तों शेडी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है छायादार। अंडर ए शेडी ट्री मतलब एक छायादार पेड़ के नीचे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? सो इसलिए शी वेंट एंड सेट डाउन अंडर अ शेडी ट्री, इसलिए वो गई और एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गई। सून, सून मतलब जल्दी ही। द बफलो वॉज डोजिंग, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब आप किसी भी वाक्य के अंदर वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। और डोज का मतलब होता है नींद लेना। सून मतलब जल्दी ही। द बफलो वॉज डोजिंग, जो भैंस थी वो सो रही थी। चलिए आगे देखिए। आ क्रो वॉज फ्लाइंग अबव, दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, वॉज या वर्ब, और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो क्रो है, क्रो का मतलब होता है कौवा, ये एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंगली वॉज का प्रयोग किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आ क्रो वॉज फ्लाइंग अबव, और अबव मतलब ऊपर, मतलब आ क्रो वॉज फ्लाइंग अबव मतलब ऊपर एक कौवा उड़ रहा था। ही वॉज वेरी टायर्ड, दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर आप वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं लेकिन उसके साथ में किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ नाउन या एडजेक्टिव को लेकर ही वाक्य को बनाते हैं। तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप कोई सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। ही वॉज़ वेरी टायर्ड, तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? ही वॉज़ वेरी टायर्ड, वह बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो दोस्तों आप इस पूरे वाक्य को देख सकते हैं, इसके अंदर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि शायद आपको ऐसा लगेगा कि जो टायर है ये भी एक वर्ब है, लेकिन जो टायर्ड है वो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है थका हुआ। तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, TIRED, टायर्ड। ये अक्सर आपने सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है टायर्ड, इसका मतलब होता है थका हुआ। और आप इस चीज़ को भी नोट करें, ये जो वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। चलिए आगे देखिए। ही केम डाउन, और ये कम की सेकंड फॉर्म है। ही केम डाउन, वह नीचे आया, एंड रेस्टेड, और दोस्तों रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, आराम करना। एंड रेस्टेड, उसने आराम किया, ऑन द बफलोज बैक। यहाँ बफलो के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, और एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की। जब हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमें करना होता है। तो बफलोज बैक मतलब हो गया भैंस की पीठ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही केम डाउन, वह नीचे आया, एंड रेस्टेड, और उसने आराम किया, ऑन द बफलोज बैक मतलब कि भैंस की पीठ पर उसने आराम किया, फॉर अ फ्यू आवर्स मतलब कुछ घंटों तक या कुछ घंटों के लिए। चलिए आगे देखिए। देन द बफलो वोकअप, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ये वेकअप की सेकंड फॉर्म है। जब कोई व्यक्ति नींद से जागता है तो नींद से जागने को वेकअप कहा जाता है, और ये हमारी सेकंड फॉर्म है वोकअप। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देन फिर द बफलो वोकअप, जो भैंस थी वो जाग गई। द क्रो केम इन फ्रंट ऑफ द बफलो, और ये जो कौवा था, और ये सेकंड फॉर्म है कम की, केम इन फ्रंट, कम इन फ्रंट का मतलब होता है वहाँ सामने आ जाना, और ये सेकंड फॉर्म है केम इन फ्रंट। तो पूरा मतलब क्या हुआ? द क्रो, जो कौवा था, केम इन फ्रंट ऑफ द बफलो, वो भैंस के सामने आ गया। एंड सैड, और उसने कहा, क्या कहा देखिए, थैंक यू मतलब कि आपका धन्यवाद मैडम। उसने क्या कहा? थैंक यू मैडम, मतलब कि मैडम आपका धन्यवाद।
आई हैव बीन रेस्टिंग ऑन योर बैक फॉर आवर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है, आप इस स्ट्रक्चर को ज़रूर नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम ये शो करते हैं कि कोई क्रिया हो चुकी है और उसके बाद भी वो क्रिया की जा रही है, तो जो इस तरह का वाक्य यदि वर्तमान में हो, मतलब कि प्रेजेंट में हो, तो इस तरह का जो वाक्य है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहा जाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर हैव बीन या हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका टोटल स्ट्रक्चर है। और जो इसके अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें दो तरह की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हैव बीन या हैज़ बीन। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वहाँ पर हमें हैज़ बीन का प्रयोग करना होता है। लेकिन इस वाक्य के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई है, तो आई के अकॉर्डिंगली हैव बीन का प्रयोग किया गया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये जो सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? आई हैव बीन रेस्टिंग ऑन योर बैक फॉर आवर्स, मतलब कि मैं आपकी पीठ पर कई घंटों से मतलब कि फॉर आवर्स, मैं आपकी पीठ पर कई घंटों से आराम कर रहा हूँ। आगे देखिए, आई फील ऑब्लाइज्ड फॉर योर काइंडनेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो ऑब्लाइज्ड है ये एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है एहसानमंद। तो आप इस वर्ड को भी नोट कर सकते हैं, एडजेक्टिव है। आई फील ऑब्लाइज्ड मतलब कि मैं एहसानमंद महसूस करता हूँ फॉर योर काइंडनेस, और काइंडनेस नाउन है जिसका मतलब होता है दया, मतलब आपकी दया के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आई फील ऑब्लाइज्ड फॉर योर काइंडनेस मतलब मैं आपकी दया के लिए एहसानमंद महसूस करता हूँ। चलिए आगे देखिए, नो नहीं, देयर इज़ नो नीड टू थैंक मी। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा जो वाक्य है आप इसे नोट कर सकते हैं। इसमें जो वर्ड है NEED, नीड, ये एक वर्ब है, और वर्ब होने के साथ साथ ये एक नाउन भी है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब किसी भी जैसे मान लीजिए वर्ब नीड, अगर नीड से पहले एनी या फिर नो तरह का कोई शब्द आएगा, एनी या नो, आप इसी को नोट कर लीजिए, तब उसका मतलब जो है वो वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं की जा रही है। इसका मतलब नीड का जो प्रयोग है नाउन के रूप में हो रहा है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नोट कर लेनी है कि ये जो वर्ड है NEED, नीड, नीड का मतलब होता है ज़रूरत या ज़रूरत होना। ये वर्ब भी है और वर्ब होने के साथ साथ ये नाउन भी है। और नीड से पहले यदि एनी या फिर नो का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब वो एक नाउन है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर इज़ नो नीड टू थैंक मी, मतलब कि मुझे धन्यवाद करने का या मुझे धन्यवाद देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखिए, सैड द बफलो, सैड द बफलो मतलब भैंस ने कहा। चलिए आगे देखिए, आई नेवर इवन फेल्ट योर वेट। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और यहाँ पर नेवर का प्रयोग किया गया है। और दोस्तों नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट, जिसका मतलब होता है महसूस करना। तो क्या मतलब हुआ? आई नेवर इवन फेल्ट योर वेट, मतलब मैंने कभी भी आपका जो वेट मतलब वजन, मैंने कभी भी आपके वजन को महसूस नहीं किया। चलिए, और दोस्तों जाहिर सी बात है कि कौवे के अंदर बहुत ही कम वजन होता है, तो शायद इस वजह से जो भैंस थी उसने उसके वजन को महसूस नहीं किया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। व्हेन यू केम, कि आप कब आए, एंड व्हेन यू गॉट ऑफ, और आप कब उतरे, और ये गेट ऑफ की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है उतरना, और आप कब उतरे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हेन यू केम एंड व्हेन यू गॉट ऑफ, मतलब आप कब आए और आप कब उतरे, मैं नहीं जानती। चलिए आगे देखिए, देयर इज़ नो नीड, मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है, टू बी ऑब्लाइज्ड, एहसानमंद होने की, फॉर स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ों के लिए। चलिए दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ फिर? देयर इज़ नो नीड टू बी ऑब्लाइज्ड फॉर स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी चीज़ें। तो उसने क्या कहा कि छोटी चीज़ों के लिए एहसानमंद होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। द क्रो लर्नड अ गुड लेसन फ्रॉम द बफलो, और दोस्तों ये लर्न की सेकंड फॉर्म है, लर्न मतलब सीखना या याद करना, और ये सेकंड फॉर्म है लर्न। तो क्या मतलब हुआ? द क्रो लर्नड अ गुड लेसन फ्रॉम द बफलो, जो कौवा था उसने एक अच्छा सबक सीखा फ्रॉम द बफलो, भैंस से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? कि कौवे ने भैंस से एक अच्छा सबक सीखा। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है आपको वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझाने की।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। और यदि आपको मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। और दोस्तों कई बार आप लोग पूछते हैं कमेंट में कि ये कौन सी बुक है, इस बुक का नाम है ग्रैंडपा टेल्स। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी। कई बार आप लोग कमेंट करके पूछते हैं, तो ये जो आप पूछते थे वो मैंने आज बता दिया है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ ठीक ही लगी होगी आपको। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।